हाँ, बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। क्या हो कि ये आवाज आपकी बेटी, बहन, माँ, वाइफ या गर्लफ्रेंड की हो और ये जो गोली की आपने आवाज सुनी वो गोली उसको लगने वाली हो। सोच के ही डर लगता है कि कैसे एक कॉल के बस 5 मिनट बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, या यूं कहें कि आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और ऐसा ही हुआ है दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में रहने वाले एक नहीं 2 पेरेंट्स के साथ, उनकी बेटियों सौम्या विश्वनाथन और जिगीसा घोष के साथ। सौम्या सिर्फ 25 साल की थी और जिगीसा सिर्फ 28 साल की। दोनों ही रात में अपने काम से घर लौट रही थी। सौम्या ने अपने पिताजी को फोन पे बताया था कि बस वो कुछ ही समय में पहुंच जाएगी, और जिगीसा ने भी सेम चीज अपनी माताजी को बताया था। उसने तो यहाँ तक बोल दिया था कि बस वो 5 मिनट में आ रही है, उसके लिए खाना तैयार रखें। लेकिन दोनों ही अपने घर नहीं पहुंच पाए। अब देखिए, जब हम इन दोनों घटनाओं को साथ में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ये घटनाएं तो साथ में हुई होगी, लेकिन नहीं। इन घटनाओं में 6 महीने का अंतर है। एरिया वही, पैटर्न वही, समय भी ऑलमोस्ट वही, लेकिन इन घटनाओं में 6 महीने का अंतर है। दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में हुए ये मर्डर क्या आपस में कनेक्टेड थे? क्या ये लड़कियां किसी तरह आपस में कनेक्टेड थी? ये किसी ने पर्सनल दुश्मनी के चलते किया है या फिर ये एक सीरियल किलर का काम है? क्या फिर से दिल्ली की सड़कों पर लड़कियों को कोई टारगेट कर रहा है? लेकिन इससे भी जरूरी सवाल जो ये खोज आंसर करने वाली है वो ये है कि क्या तीसरी लड़की के मर्डर के पहले पुलिस उन लोगों तक पहुंच पाएगी जिन्होंने ये काम किया है? जानते हैं इस वीडियो में आगे। बात है 30 सितंबर 2008 की। रात के करीब 3 बज रहे थे और सौम्या अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से निकल रही थी। सौम्या इंडिया टुडे की एक जर्नलिस्ट थी और रात को 3 बजे तक काम करना उसके लिए हर दिन वाली बात नहीं थी। लेकिन अभी अभी महाराष्ट्र के मालेगांव में और गुजरात के अहमदाबाद में कुछ बॉम्बिंग्स हुई थी और इसी सारी खबरों को वो सुपरवाइज कर रही थी ताकि सुबह की शो के लिए चलाई जा सके। और अब वो अपनी कार से अपने घर के लिए निकल पड़ी है। उसका घर उसके ऑफिस से करीब 18 किलोमीटर दूर वसंत कुंज एरिया में है और करीब 3:15 बजे वो अपने पिताजी को फोन करती है और बोलती है कि वो बस पहुंच जाएगी। आखिर उसके पिता भी उसकी राह देखते हुए जाग रहे थे। लेकिन इस फोन के करीब आधे घंटे बाद, मतलब कि करीब 3:45 बजे, एक आदमी को सौम्या की गाड़ी डिवाइडर से टकराई हुई दिखती है और सौम्या उसमें बेहोश पड़ी थी और उसके सर से लगातार खून बह रहा था। उस आदमी ने आसपास के जाने वाली गाड़ियों को रोका और किसी तरह सौम्या को हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। इसी बीच उसने पुलिस को भी फोन कर दिया। अभी तक सौम्या के पिता को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उन्हें यह समझ गया था कि सौम्या को लेट हो चुका है और इसलिए वो बार बार उसे फोन कर रहे थे। लेकिन सौम्या तो उनका फोन उठा ही नहीं रही है और इसके कुछ समय बाद उनका फोन उठाया जाता है। लेकिन कॉल पर तो सौम्या है ही नहीं। कॉल पर तो एक लड़का है जो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे एम्स लेकर जाया गया है। सौम्या को एम्स लेकर जाया तो जाता है, लेकिन वहां पर उसे डॉक्टर डेड डिक्लेयर कर देते हैं और वहीं पर डॉक्टर्स को पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, सौम्या का मर्डर किया गया है। क्योंकि उसके सर से जो खून निकल रहा था वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं, एक गोली लगने की वजह से है। और ये सारी चीजें सुनकर सौम्या के माता पिता की जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जब एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज शुरू होती है, और उनके लिए शुरू होनी थी एक बहुत लंबी लड़ाई, और ये लड़ाई थी सौम्या के लिए न्याय की। क्राइम सीन को परखने के बाद पुलिस को 3 चीजें समझी। पहला ये कि उसको गोली चलती गाड़ी में ही चलाई गई थी और उसी के बाद उसका गाड़ी से कंट्रोल छूटा और गाड़ी डिवाइडर से जाकर टकराई थी। और दूसरा ये कि सौम्या की तरफ सिर्फ एक ही गोली चलाई गई थी। इसका मतलब गोली चलाने वाला ये काम पहले भी कर चुका है। और तीसरा, जो गोली सौम्या को लगी है वो किसी देसी कट्टे की है। इन 3 चीजों के अलावा पुलिस के पास और कोई भी जानकारी नहीं थी। अब देखिए, क्राइम दूर से हुआ है, ना ही कोई चोरी हुई है, ना ही कोई लूटपाट हुई है। इसका मतलब ना तो पुलिस को कोई डीएनए एनालिसिस के लिए कुछ मिलने वाला था और ना ही ऐसा कुछ जो इस खोज को आगे बढ़ा सके। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उस समय जहां पर एक क्राइम हुआ सीसीटीवीज ही नहीं थे। लेकिन फिर भी पुलिस लगी हुई थी। पुलिस ने आपसी रंजिश, लव ट्रायंगल और जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी मोटिव होते हैं एक मर्डर के, उन सबको तलाशने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। और इसी दौरान सौम्या के पेरेंट्स बस पुलिस से अपडेट लेने के लिए आते रहते थे, लेकिन पुलिस के पास भी कुछ था नहीं खास अपडेट देने के लिए।
अभी सौम्या के पेरेंट्स अपनी बेटी के जाने के दुख से और उसके बाद की होने वाली परेशानियों से जूझ ही रहे थे कि ये दुख एक और पेरेंट्स को देखना बाकी था। करीब 6 महीने बाद, मतलब कि 18 मार्च 2009 को जिगीसा के साथ यही होना था। सुबह के करीब 4:30 बज रहे थे। जिगीसा अपनी माताजी को फोन लगाती है कि वो कंपनी की कैब में ही है और बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी तो उसके लिए खाना बना के रखे। लेकिन जिगीसा पहुंचती ही नहीं है। उसके पेरेंट्स उसे बार बार फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन पर भी कोई जवाब नहीं आता है। और जिगीसा के पेरेंट्स के मन में अब सौम्या का वो केस फिर से दौड़ गया था, क्योंकि सौम्या का मर्डर वो जहां रहते हैं उससे बस कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर ही हुआ था। और इसी डर के साथ वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में कोई उनकी कंप्लेंट लिखने को खाली ही नहीं है। उल्टा पुलिस वाले उनको बोल देते हैं कि हम कंप्लेंट नहीं लिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी ही कहीं भाग गई होगी। लेकिन ये तो उनकी इकलौती बेटी थी, वो उनको छोड़कर कैसे भाग सकती है, वो उनके साथ कैसा ऐसे कर सकती है। और इसी विश्वास के साथ जिगीसा के पेरेंट्स एक पॉलिटिशियन की मदद लेते हैं। वो पॉलिटिशियन इंटरफेयर करता है और उसके बाद जाकर जिगीसा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है। कंप्लेंट फाइल करते समय जिगीसा के पेरेंट्स पुलिस को बताते हैं कि जिगीसा एक बीपीओ में ऑपरेशन हेड थी और सुबह 4:30 बजे आना उसकी आम टाइमिंग थी, मतलब उसकी शिफ्ट का ही समय वो था। और इसीलिए कंपनी ने उसे एक कैब भी दी हुई थी। कैब की बात सुनकर पुलिस उस कैब ड्राइवर को पकड़ती है कि भाई कहाँ है जिगीसा। लेकिन कैब ड्राइवर तो बोलता है कि मैंने उसे प्रॉपर हर दिन जहाँ छोड़ता हूँ उसके घर के सामने वहां तक छोड़ दिया था और उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं है। इस चीज के अलावा पुलिस को जिगीसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उसके 2 दिन बाद सूरजकुंज एरिया में फरीदाबाद पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी थी जिगीसा घोष की। सौम्या के केस में पुलिस को उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, पैसे सब कुछ मिले थे। लेकिन जिगीसा के केस में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। इसका मतलब ये हो सकता है, इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी। और ये जानकारी जब जिगीसा के पेरेंट्स को मिलती है तो वो किसी भी हाल में अपने बेटी के हत्यारे को सजा दिलवाना ही चाहते हैं और इसीलिए वो मैटर अब अपने हाथों में लेते हैं। हत्या लूट के उद्देश्य से हुई और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी गायब है। इसका मतलब उन्होंने उन कार्ड्स का यूज तो किया ही होगा। जिगीसा ने अपनी माताजी के साथ अपनी ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड शेयर किया था और तब माताजी ने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करके ये देखना चाहा कि 18 मार्च को सुबह 4:30 बजे के बाद क्या कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं। और हाँ, उसके खाते से 1.5 लाख रुपए गायब थे। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग से मिले हुए स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिटेल्स दिख नहीं रही थी और इसीलिए जिगीसा के पेरेंट्स बैंक जाते हैं। वहां पर मैनेजर को रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें एक डिटेल्ड स्टेटमेंट दिया जाए और मैनेजर के पास जो भी जानकारी होती है वो सब कुछ दे देता है। और वहां से इन्हें पता चलता है कि ये जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं वो सरोजनी नगर की कुछ शॉप से किए गए हैं। जिगीसा के पेरेंट्स सरोजनी नगर की उन दुकानों पर जाते हैं जहां के ये ट्रांजैक्शंस थे। आपको पता है, जब हम कोई भी कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो एक रिसीट निकलती है और वो रिसीट हमें साइन करके आगे ही दुकान वाले को देनी पड़ती है। और जिगीसा के पेरेंट्स को वही रिसीट उस दुकान वाले से मिली। लेकिन उस रिसीट में एक प्रॉब्लम थी। जिगीसा जब भी इन रिसीट्स को साइन करती थी तो वो हॉरिजॉन्टली साइन करती थी, लेकिन इस वक्त यहाँ पर वर्टिकली साइन किया गया था। इसका मतलब साफ था कि जिगीसा ने ये ट्रांजैक्शन तो किए ही नहीं है। इसके साथ ही जब दुकान वालों से पूछे गए तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमें ये ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत याद है क्योंकि काफी बड़े ट्रांजैक्शन किए गए थे। जिगीसा के पेरेंट्स ने पूछा क्या कोई लड़की उनके साथ में थी? नहीं, कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ 3 लड़के थे जिन्होंने ये बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए थे। इसके बाद इन सारी जानकारियों को लेकर वसंत कुछ पुलिस के पास जाया जाता है, जहां से ये खोज आगे बढ़ती है। पुलिस ने इन बैंक स्टेटमेंट्स को डिटेल में देखना शुरू किया और तब उन्हें समझा कि सरोजनी नगर की दुकानों पर जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके अलावा एटीएम से भी पैसे निकाले गए हैं। 18 मार्च को सुबह 5:12 पर एक एसबीआई के एटीएम से कुछ पैसे निकाले गए हैं जो कि महपालपुर में था। इसके अलावा साकेत के एक एटीएम से भी पैसे निकाले गए हैं। एटीएम मतलब सीसीटीवीज और सीसीटीवीज मतलब गुनहगार के मिलने की पूरी उम्मीद। पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेजेस के लिए बैंक से कांटेक्ट किया। अब उस चीज में थोड़ा सा समय लगने वाला था, इसलिए उन्होंने अपना रुख सरोजनी नगर की उन दुकानों पर किया जहां पर ये ट्रांजैक्शंस किए गए थे। वहां पर भी जाके उन्हें कुछ सीसीटीवीज मिल गए जिनका एक्सेस उन्हें तुरंत मिल गया।
सीसीटीवीज में वो उन 3 लोगों को देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कैप पहनी हुई थी और इसीलिए किसी के भी चेहरे क्लियर नहीं हो रहे थे। लेकिन उन्हें एक आदमी के हाथ पर एक टैटू दिखता है और एक दूसरा आदमी है जिसके पास एक वॉकी टॉकी है, वो वॉकी टॉकी जो पुलिस वालों के पास होता है। लेकिन यार, पुलिस वालों का वॉकी टॉकी उस बंदे के पास कैसे गया? लेकिन एक टैटू और चोरी किया हुआ वॉकी टॉकी इस खोज को कहां तक ही ले जा पाते, और इसीलिए पुलिस को अब उम्मीद थी तो सिर्फ एटीएम से आने वाले सीसीटीवी फुटेजेस की। महिपालपुर और साकेत दोनों ही जगह की सीसीटीवी फुटेजेस में पुलिस को एक एक अपराधी का चेहरा मिल चुका था, लेकिन पुलिस ने जितनी भी फुटेजेस देखी थी, चाहे वो सरोजनी नगर की हो या फिर एटीएम्स की हो, पुलिस को जिगीसा कहीं भी नहीं दिखी थी। इसके बाद पुलिस ने अपने इन्फॉर्मेंट नेटवर्क को एक्टिवेट किया, इन लोगों के चेहरे सब जगह बांट दिए गए, और तब एक एरिया के बीट कांस्टेबल दारा सिंह ने एक आदमी को पहचान लिया, और वो था बलजीत मलिक। बलजीत मलिक उस दारा सिंह के एरिया में ही रहता था। बस फिर क्या था, इसके बाद तुरंत बलजीत को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, और हिरासत में आते ही बलजीत ने अपने दोस्तों के नाम और लोकेशन दोनों पुलिस को बता दिए। उनके नाम थे अमित शुक्ला और रवि कपूर, और पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। इन लोगों के पास से पुलिस ने महंगे सनग्लासेस, घड़ियां, जूते और वो सारी चीजें बरामद की जो जिगीसा के कार्ड से लिए गए थे। इसके बाद इन लोगों ने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताना शुरू किया कि 18 मार्च को सुबह सुबह ये लोग दारू पी के कहीं से तो भी लौट रहे थे, और तब करीब 4:30 बजे जिगीसा उन्हें सोसाइटी के बाहर गेट पर मिलती है। तब वो उसे लूटने का प्लान बनाते हैं, और उसके लिए वो एक एड्रेस पूछने के बहाने उसके पास जाते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है उसे वो अपनी वैगन आर में अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद वो उसे डरा धमका कर उसके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के पिन ले लेते हैं, और वहां से उसे वो महिपालपुर लेकर आते हैं, जहां पर 5:12 पर SBI के एटीएम पर पहला ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्रांजैक्शन साकेत में किया, लेकिन तब उन्हें एक चीज समझी कि एटीएम से पैसा निकालने की लिमिट है। इसका मतलब उन्हें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बाद में भी चाहिए रहेंगे यूज करने के लिए। इसी बीच जिगीसा बार बार उनसे विनती कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि उसे छोड़ दे, सारे डेबिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, लेकिन बस उसे जाने दो, क्योंकि उसे अगर कुछ हो गया तो उसकी माताजी जीते जी मर जाएगी। लेकिन इन विनतियों का, प्रार्थनाओं का उन लोगों पर कहाँ कुछ असर होने वाला था। उन्हें तो बस ये डर था कि अब उनके चेहरे देख लिए गए हैं तो जिगीसा उन्हें बाद में पहचान लेगी, और इसी डर के चलते उस चलती कार में ही वो लोग जिगीसा का गला दबाकर उसका मर्डर कर देते हैं और उसकी बॉडी को सूरज कुंज के पास झाड़ियों के बीच में फेंक देते हैं, जहां से फरीदाबाद पुलिस को ये डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने इन लोगों के घर की और बाकी जगहों की भी तलाशी लेना शुरू किया, और वहां पर पुलिस को .314 बोर कंट्री मेड पिस्टल मिली, मतलब कि ये एक देसी कट्टा था। इसके बाद उन लोगों ने जिगीसा की तरह ही एक और लड़की के मर्डर को कन्फेस किया, और वो कन्फेशन था सौम्या विश्वनाथन के मर्डर का। उन्होंने बताया कि सौम्या का मर्डर किसी लूट के उद्देश्य से नहीं किया गया था। दरअसल 30 सितंबर 2000 की रात को हुआ ये था कि उन्होंने देखा कि नेल्सन मंडेला मार्ग पर एक गाड़ी उन्हें ओवरटेक करके आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दिखा कि उसमें तो एक लड़की अकेली है, तो उसके बाद वो उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौम्या कार रोकती ही नहीं है, और तब रवि कपूर अपने देसी कट्टे को निकालता है, उसके तरफ तानता है और गोली चला देता है। वो गोली सीधे सौम्या के सर में जाकर लगती है, और उसके बाद उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है। वो लोग तुरंत वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन उसके 20 मिनट बाद वो लोग वापस आते हैं, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी, लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, और उसके बाद पकड़े जाने के डर की वजह से वो लोग वहां से भी भाग निकलते हैं। ये लोग अब तक ये तो समझ ही चुके थे कि इस केस में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, और अब वो ये पता करना चाहते थे कि पुलिस को क्या क्या चीजों की जानकारी है, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। और इस चीज को पता करने के लिए उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया। वो रिस्क ये था कि उन्होंने प्रेस वाले बनकर, उनके प्रेस वालों के फेक आईडीज बनाए, और वो बनकर अगले दिन एम्स गए। एम्स, जहां पर सौम्या की डेड बॉडी थी। उन्होंने वहां पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को समझने की कोशिश की। उन्हें ये तो समझा कि पुलिस के पास बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ये केस मीडिया में बहुत ज्यादा ही आ चुका था, और इसीलिए डर के चलते सब लोगों ने अपने अपने ठिकाने बदल लिए। अमित शुक्ला दिल्ली छोड़कर कुछ दिनों के लिए मुंबई चला गया,
रवि कपूर ने भी दिल्ली में ही अपना ठिकाना बदल दिया। पहले वो सरिता विहार में रहा करता था, अब वो मदनगीर में शिफ्ट हो गया था। और अब इन लोगों को इंतजार था तो बस इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थोड़ा सा ठंडा होने का, ये जो मीडिया में जो हवा चल रहा है उसके ठंडा होने का। और जब ये सारी चीजें ठंडी हो चुकी थी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी कहीं पहुंच नहीं पा रही थी, तो ये लोग फिर से दिल्ली वापस आते हैं। ये लोग फिर से मिलते हैं कि अब किसी और क्राइम को अंजाम दिया जाए। और 6 महीने बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। देखिए, हम हर बार बात करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आधी जीत होती है। कोर्ट ही अपना आखिरी फैसला सुनाता है और उसके बाद ही न्याय की उम्मीद की जाती है। और इसीलिए पुलिस को ये सारी चीजें कोर्ट में साबित करनी थी। पुलिस जानती थी कि जितनी आसानी से इन लोगों ने यहाँ पर अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, वो कोर्ट में नहीं करने वाले हैं और ये केस लंबा चलेगा ही चलेगा। और इसीलिए पुलिस ये नहीं चाहती थी कि इन्हें किसी भी कीमत पर बेल मिले, और तब पुलिस ने एमकोका एक्ट का सहारा लेने का सोचा। अब ये एमकोका क्या होता है? तो देखिए, एमकोका का फुल फॉर्म होता है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट। अब देखिए, ये केस दिल्ली का है, लेकिन इस एक्ट के नाम में महाराष्ट्र क्यों है ये आप लोग मुझे बताइए रिसर्च करके। तो ये जो एमकोका एक्ट होता है ये बताता है कि किसी भी आदमी को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट है। इसका मतलब कि यदि इसे बेल देते हैं तो ये और भी ज्यादा क्राइम करेगा। क्राइम करना उसका एक प्रोफेशन जैसा है, इसलिए उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस की इन बातों को कोर्ट ने मान लिया और यहाँ से शुरू होने वाला था एक लंबा कोर्ट केस। पुलिस, जज, लॉयर, कोर्ट सब कोई अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशान होने वाले थे वो थे जिगीसा और सौम्या के पेरेंट्स। उनकी परेशानियां सिर्फ कोर्ट आने जाने तक की नहीं थी। जिगीसा के पेरेंट्स को कोर्ट केस वापस लेने के लिए धमकियां मिलने लगी थी। लोग उनके घर पर आकर धमकियां दे रहे थे और इसलिए उन लोगों को अपना घर तक बदलना पड़ा था। देखिए, इन दोनों कोर्ट केसेस के चलते जिगीसा और सौम्या के पेरेंट्स काफी क्लोज आ चुके थे। वो लोग आपस में केस को डिस्कस करते और यही उम्मीद करते कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। लेकिन सजा का मतलब दोनों के लिए अलग अलग था। जहां पर जिगीसा के पेरेंट्स डेथ पेनल्टी की डिमांड कर रहे थे, वहां पर सौम्या के पेरेंट्स इतनी आसान मौत नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरह वो लोग अब जिंदगी भर तड़पने वाले हैं, ये लोग भी वैसे ही जिंदगी भर तड़पे। और 2016 में आखिर वो दिन आ ही गया जब जिगीसा के मर्डर केस पर कोर्ट का फैसला आना था। जिगीसा के लॉयर ने कोर्ट को कहा था कि इन लोगों ने सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जिगीसा का मर्डर किया है और उसके बाद उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है, कोई रिमोर्स भी नहीं है, क्योंकि मर्डर के चंद घंटों के अंदर ही ये जिगीसा के ही डेबिट कार्ड से, उसके ही क्रेडिट कार्ड से अलग अलग महंगी महंगी चीजों की शॉपिंग करते हैं। और इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला लिया कि रवि और अमित, इन दोनों को डेथ पेनल्टी मिलेगी और बलजीत मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा था कि जिगीसा के पेरेंट्स को वो मिल जाएगा जो वो चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि डिफेंस लॉयर की अपील पर कोर्ट ने इस डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर दिया। कोर्ट ने ये बोला कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मर्डर नहीं है, इसका मतलब कि डेथ पेनल्टी नहीं बनती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 100% ये क्लियर ही नहीं है कि उन तीनों में से जिगीसा का मर्डर किया किसने है। कोर्ट के इस नए फैसले ने जिगीसा के पेरेंट्स को बहुत ठेस पहुंचाई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उन्हें अब बस सौम्या के मर्डर केस से उम्मीद थी कि वहां पर इन लोगों को डेथ पेनल्टी मिल जाए। और 2016 के बाद 2023 आ गया और तब जाकर सौम्या के मर्डर केस पर सुनवाई हुई, कोई फैसला आया। 18 अक्टूबर 2023 में कोर्ट ने 4 लोग, बलजीत मलिक, रवि कपूर, अमित शुक्ला और उनका एक और साथी अजय कुमार, इन लोगों को सौम्या के मर्डर का गुनहगार बताया। लेकिन फिर भी डेथ पेनल्टी किसी को भी नहीं दी गई। अब देखिए, यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये लोग फिलहाल बेल पर बाहर है। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने ये बोला कि इन लोगों ने पहले ही 14 साल 9 महीने जेल में बिता चुके हैं और इसीलिए इन्हें बेल तो बनती है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये 14 साल 9 महीने उन्हें बदल पाए थे? और इस चीज का जवाब हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में मिलता है। उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन लोगों ने जेल में ही एक एक्सटॉर्शन रिंग चालू कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने लीगल राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हुए सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीजों का इंतजाम जेल में ही करवा दिया था। और कई बार तो हॉस्पिटल विजिट्स के बहाने ये लोग जेल के बाहर घूम के भी आ गए थे।
और ये सारी चीजें इन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर की थी। तो देखिए, फिलहाल तो इन केसेस की सिचुएशन ये है कि ये लोग बेल पर बाहर है, लेकिन ये बेल कब तक होने वाली है? ये बेल तब तक होने वाली है जब तक कि इनका अपील का समय न निकल जाए, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि आप लोग जिगीसा और सौम्या के केस में जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है आपका, वो एक के बाद एक होने वाला है, एक साथ नहीं होने वाला है। इसका मतलब वो अपील का पीरियड खत्म होते ही ये लोग फिर से जेल में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि हम जो भी रिसर्च करते हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होती है। मैंने आपको एक .314 बोर कंट्री मेड पिस्टल के मिलने की बात की थी, वो पब्लिक डोमेन में तो अवेलेबल थी, लेकिन उसे वेरीफाई नहीं किया जा सका। इसका मतलब वो कंफर्म नहीं है कि वो गन मिली है या नहीं मिली है। तो चलिए, इसके साथ ही ये 15 साल लंबे चले केस की बातें हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके साथ हमने एक और ऐसे केस की बात की है जहां पर पुलिस को पता था गुनहगार कौन है, गुनाह किसने किया है, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों, जानिए इस केस में।